तो जब स्वर्ण पदक जीत कर आए हम्म। तो ऐसा लगा कि सिर्फ मैं अकेले नहीं लेकिन पूरा पूरा बिहार मेरे साथ जीता है। उन्होंने सिखाया कि जब भी अखबार फोल्ड करो तो हमेशा वैसे फोल्ड करो जैसे तुम्हें मिला। थोड़े से कुछ लोग रेसिस्ट हैं हम्म। जो भारतीय देख के आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। किससे कहानियों में भी जाएं और अगर उस समय के विजुअल देखें तो याद आता है साल 2009 का वो चुनाव। पिताजी 2010 में गुजर गए और जैसे लगता है कि सर से कोई साया चला गया। उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो जात के आधार पर हो या धर्म के आधार पर। हमने अपने कार्यकाल में 7 पुल बनाने का काम किया हम्म। है और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। विदेशी अखबारों में जब बिहार की चर्चा हुई तब आपने कैसा महसूस किया? एयरपोर्ट पे रिसीव करने नहीं आता था, कोई हम्म। सम्मान समारोह नहीं होता था, कोई फ़ोन कॉल नहीं आता था बधाई देने हम्म। के लिए, तो बड़ा बुरा लगता था। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर दिन अ, हार और जीत होती है और फिर भी मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो समझ जाना कि तुम कुछ ना कुछ सही कर रही हम्म। हो। ज़िंदगी में कोई भी उतार-चढ़ाव हो, कभी भी सामान्य रूप से ज़िंदगी नहीं चलती। मुझे याद है कि आज भी कहा था कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स नज़दीक है। देयर आर सम ग्रेट लीडर्स इन भारतीय जनता पार्टी जिनसे एवरी डे कुछ सीखने के लिए मिलता है। इट इज़ अ होल चैप्टर इन हिज स्टोरी हम्म। और वो टाइम हमेशा याद रहता है। तो ये तमाम जो राजनीतिक चीजें हैं कहाँ से आपने सीखा? जो लोग भारत को कहीं अपने आप से नीचा समझते थे और दुर्व्यवहार करते थे, उस व्यवहार में परिवर्तन देखने के लिए मिला। बिहार की धरती से निकली बेटी निशानेबाजी के मैदान में देश का सिर गर्व से ऊंचा करती है। राजनीति के मैदान में जमुई की आवाज बनकर जनसेवा का नया अध्याय लिख रही हैं। नाम है श्रेयसी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राघवेंद्र जी। कैसा चल रहा है चुनावी मौसम? देखिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए ये बहुत ही आसान सवाल है हम्म। क्योंकि हम लोग उस पार्टी से आते हैं और वैसे कार्यकर्ता हैं जो 365 दिन जनता के बीच जनता के कामों को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव का समय है, मजबूती से सबकी तैयारी है और मेरा ये मानना है कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। हम्म। सब चुनाव की अलग अलग सीट की अलग अलग इलेक्शंस की अपनी अपनी चुनौती होती है, चैलेंजेस होते हैं, तो उनका भी डट कर सामना करेंगे। लेकिन आपके ऊपर भार बड़ा है। कारण इसका यह है कि पिछली बार आपने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। जी तो इस बार और ज्यादा भार है कि कैसे उस जनसेवा को आगे बढ़ाया जाए अगर पार्टी मौका देती है तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए किस तरीके से तैयारी में जुटी हैं? जैसा हमने कहा हम्म। कि तैयारी देखिए हमेशा हम लोग करते रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, विकास के अनेकों कार्यों को अंजाम दिया है, धरातल पर उतारा है। तो निश्चित रूप से जो जनता के मन में भाव है कि एक बेटी हम्म। अपने घर में आई, चुनाव जीती और एक विधायक बन के उन्होंने काम किया, जो दुख सुख का समय था उसमें भी खड़े रहे, तो एक वो इमोशनल अटैचमेंट भी रहती है। हमको नहीं लगता कि भार बढ़ा है, मुझे लगता है कि भार और आसान हुआ है क्योंकि अब लोगों ने मेरे कार्यशैली से भी मुझे पहचाना है। हम्म। 5 साल पहले आप राजनीति में एक नया चेहरा थी और आपके लिए भी नयापन था। खैर राजनीतिक परिवार से हैं आप लेकिन नयापन तो था ही। जी 5 वर्ष बाद आपके अंदर क्या बदलाव आया? बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिली। एक विधायक बन के क्या कार्य हैं, किन कार्यों को किस तरह से किन योजनाओं को धरातल पे उतारना है, तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला और आगे भी सीखने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज अगर हमारे पिताजी हमारे साथ रहते तो उनसे उनके अनुभव से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता, लेकिन अपने आप उन चीज़ों को अनुभव करना पड़ा। और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर दिन अ, हार और जीत होती है। हम्म। एवरी डे इज़ अ न्यू कंपटीशन डे और एवरी डे इज़ चैलेंजिंग। तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहता है। आपने हार और जीत की बात की है। जीवन में हार कितना जरूरी है? मुझे लगता है कि ये मैंने अपने निशानेबाजी के क्षेत्र से ज़्यादा सीखा है हाँ। क्योंकि एक खिलाड़ी होने के नाते हार की क्या भूमिका रहती है। जब मनोबल टूटता है तो अगले दिन के लिए आदमी कैसे प्रिपेयर करता है। एवरी न्यू डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग और उस सोच के साथ फिर उस मोटिवेशन को लाना, उस जज्बे को जगाना और एक बार खड़े होकर फिर उस कार्य को करना। तो निश्चित रूप से हार एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव हो, कभी भी सामान्य रूप से ज़िंदगी नहीं चलती और जब भी ज़िंदगी में चढ़ाव हो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब ज़िंदगी थोड़ी सी डाउन जाती है
तो आदमी को हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, अपने कार्य पे भरोसा रखना चाहिए और फिर मनोबल ऊंचा करके अगले दिन की तैयारी करनी चाहिए। निशानेबाजी की आपने बात की है, शायद साल 2007 था जब आपको लगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, जी या फिर वो अंदर आपके प्रेरणा आई, जी आपने बंदूक उठाई? जी। कौन सा समय था वो? 2007 आपने सही कहा, जो मैंने 10वीं की हम्म परीक्षा दी दी थी, हम्म रिजल्ट्स अवेटेड थे और उस बीच में एक लंबा समय होता है विद्यार्थी के पास जब रिजल्ट्स आने आने वाले होते हैं और हम हमेशा से स्पोर्ट्स में इंक्लाइंड थे, हम्म अपने स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन भी रहे, पिताजी ने भी हमेशा स्पोर्ट्स में मोटिवेट किया और उस वक्त लगा कि अब निशानेबाजी उठानी चाहिए। हमको नहीं पता था कि हम प्रोफेशनली उस वक्त हम्म शूटिंग लेंगे, लेकिन एज अ हॉबी जो चीज़ शुरू की वो धीरे 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 एक प्रोफेशनल करियर बन गया। 2007 जो है आपके जीवन में भी और राजनीतिक रूप से आपके परिवार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि परिसीमन हुआ था, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा था। जी जी। तो उसके बाद 2010 के बाद आपके जीवन में कैसे बदलाव आया? देखिए 2010 मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे कठिन साल था या कठिन साल था, कठिन पल था और उस दुख से आज तक हम नहीं उभर पाए हैं। पिताजी 2010 में गुजर गए और जैसे लगता है कि सर से कोई साया चला गया और वो कमी आज भी खलती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी भरपाई आजीवन कभी हो पाएगी, लेकिन उनसे सीखने का जो मौका मिला, उनके उनके जो विचारधारा थी, उनके जो संस्कार थे वो प्राप्त हुए और उन संस्कारों और विचारों को लेकर हम लोग आगे बढ़े। तो हम अपने अपने आप को संभाले, हमारी माँ, हमारी बड़ी बहन, उन्होंने हमको सपोर्ट किया, हम तीनों एक दूसरे के तरह एक दूसरे के सपोर्ट पिलर्स बन गए और निश्चित रूप से बहुत कठिन समय था। तो साल 2010 में शायद उस अंतिम समय में भी आप साथ ही थी। जी, उस वक्त हम लोग सब लोग लंदन में थे और हमारे पिताजी कॉमनवेल्थ गेम्स के जो कमेटी थी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उसके साथ वहाँ पर गए हुए थे। हम इटली में कंपटीशन चला रहे थे। जब हमें ये सूचना मिली तो हम इटली से लंदन गए उनके पास, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज इन अ कोमा एंड मेरी कोई उस वक्त कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन जब हम इटली में कंपटीशन में जा रहे थे तो उस दिन सुबह उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने, मुझे याद है कि आज भी कहा था कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स नज़दीक है और कॉमनवेल्थ गेम्स में तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में कोई भी शॉटगन विमेन आज तक नहीं जीती है। तो उसमें एक एज अ फादर ने भी वो चीज़ अपनी बेटी को कही थी, एक नेशनल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने एक प्लेयर को कही थी, तो वो लास्ट कॉन्वर्जेसन उनके साथ थी हमारी। उसके बाद आपने उनका सपना पूरा किया। एक लंबा समय लगा लेकिन निश्चित रूप से सपना उनका पूरा किया और मुझे लगता है एक सपना जो एक पिता और बेटी का सपना था, वो जैसे जैसे समय बीतता गया पूरे बिहार, पूरे भारत का सपना बन गया था। तो जिस दिन हम कॉमनवेल्थ गेम्स जीते, निश्चित रूप से हम अकेले ऑन फील्ड खड़े थे, लेकिन हमको पूरा भरोसा था कि हमारे साथ अनेकों बिहार के, भारत के खिलाड़ी, खेल प्रेमी सब जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप माता जी के ज्यादा करीब हैं कि पिताजी के ज्यादा करीब थी? अब देखिए, अब मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव पर आ चुकी हूँ जब मुझे लगता है कि पिताजी के साथ जितना समय गुजारा, अब कुछ साल और में मैं माँ के साथ ज़्यादा समय गुजार चुकी होंगी। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि आई कैन चूज़ बिटवीन द बोथ ऑफ देम। माँ और पिता ने अपनी अलग अलग भूमिका, अलग अलग सीख, अलग अलग समय पर हमको देने का काम किया और हमको लगता है कि दोनों के लिए मन में प्रेम बराबर है। पिताजी से आपको क्या सीखने को मिला है बहुत कुछ। राजनीतिक रूप से? अ, देखिए, राजनीतिक रूप से जो एक डिवोशन था उनका पब्लिक के प्रति और वो रेसिप्रोकेट होकर उनको पब्लिक से मिलता था। उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो जात के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो। उन्होंने एक सामान्य राजनीति की और पूरे बिहार के विकास के लिए सोचा, कभी अपने आप को एक क्षेत्र में सीमित रखकर नहीं।
बल्कि पूरा बिहार कैसे डेवलप हो, इसके ऊपर एक बड़ी सोच, एक बड़ी दृष्टि रखते हुए उन्होंने कार्य किए। और हमेशा उन्होंने विकास की जो बातें थी उनको डट के रखी, उनको डट कर किया। तो एक जो विकासशील राजनीति की जो सोच आती है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख राजनीति में हम्म। उनकी उनसे मुझे वो प्राप्त हुई। और प्रतिदिन हमेशा पापा के साथ एक चीज़ थी कि वो हमेशा एवरी डे वाज अ टीचिंग हम्म। डे फॉर हिम। तो जब जैसे निशानेबाजी में शुरुआती दौर में कुछ क्रिटिक्स थे हम्म। हमारे, तो जब वो क्रिटिसाइज़ करते थे, हम कम उम्र के थे तो बुरा लगता था, मनोबल टूटता था। तो उन्होंने उस दिन बोला था कि शशि, अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है हम्म। तो उसको हमेशा पॉजिटिवली लेना, नेगेटिवली मत लेना। इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट यू कैन डू, अगर हम्म। कोई ऐसी चीज़ है जिसको तुम जो जिस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ हो रही हो उसको बेहतर कर सकती हो, तो उसको ज़रूर अपनाना। हम्म। अगर लगता है कि नहीं, अनावश्यक है, मैं अपना 100% दे चुकी हूँ ये काम करने में और फिर भी मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो समझ जाना कि तुम कुछ ना कुछ सही कर रही हो। हम्म। तो ऐसे बहुत सी टीचिंग्स थी उन्होंने, जो छोटी बातें भी थी, बड़ी, जैसे छोटी बातों में हम सुबह जब अखबार पढ़ते हैं तो हम्म। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अ, अखबार सुबह आता है तो अच्छे नीटली फोल्डेड रहता है। हाँ। आजकल तो हम लोग मोबाइल देखते हैं, बट जब वो थे तो सुबह में वो 1 घंटा 1.5 घंटा अखबार पढ़ते थे। हम्म। और उन्होंने, हम लोग जब जाके उनके साथ बैठते थे तो नेचुरली हम लोग भी हम्म। अखबार खोल के पढ़ते थे। तो उन्होंने जैसे छोटी बात है ये, बट मुझे लगता है कि बहुत अहम वैल्यू है इस चीज़ हम्म। की। उन्होंने सिखाया कि जब भी अखबार फोल्ड करो तो हमेशा वैसे फोल्ड करो जैसे तुम्हें मिला था, हम्म। ताकि दूसरे व्यक्ति को पढ़ने में आसानी हो। एंड यू नो, सो स्मॉल थिंग्स, सो एवरी डे वाज लाइक अ लर्निंग लेसन फॉर रोज हिम। कुछ ना कुछ नया सीखने को जी। मिलता था। प्रेम से आपको क्या कहकर बुलाते थे? श्रेयसी। नाम से ही बुलाते थे? जी, हमको अधिकांश लोग परिवार में श्रेयसी ही बोलते हैं। अच्छा। जी। अभी आपने कहा कि रोज कुछ नया सीखने को मिलता था। जी। आप अब विधायक हैं, पूरा जनमानस का जमावड़ा लगा होता होगा, उस दौर के भी लोग आते होंगे, जी। बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाने लगते होंगे, बिल्कुल, बेटी बिल्कुल। पिताजी का ये दौर था, ये कहानी। तो कौन सी ऐसी कहानी है जो आपके काफी करीब हो? क्योंकि किस्से कहानियां काफी हैं। मुझे लगता है कि कहानी से ज़्यादा एक समय था जब बहुत हम्म। करीबी से पापा को देखने का मौका मिला, और उनके साथ उस राजनीतिक क्षण में भी उनका उनके उनके साथ हम लोग रहे। हम्म। वो 2009 का जो निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा था, और उस वेव के अगेंस्ट हम्म। वो एज ए निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा की सीट जीते थे। मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही मतलब बहुत ही वैल्यूबल समय था हमारे लिए। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिली, समझने के लिए मिली। तो वो पूरी कहानी है। हम्म। मतलब उसको मैं संक्षेप में नहीं बता सकती, बट इट इज़ अ होल चैप्टर इन हिज स्टोरी। हम्म। और वो टाइम हमेशा याद रहता है। और वो उस समय से उस उस मोमेंट से हमेशा प्रोत्साहन लेने का प्रयास करते हैं कि भाई, जब इतने बड़े व्यक्ति के साथ भी हम्म। राजनीति में इस तरह से हो सकता है, तो किस तरह से अ, जो जो सच होता है, जो हम्म। सच्चाई होती है, उसकी विजय होती है। और इसको कोई भी झुटला नहीं सकता है। तो तमाम लोग थे जो उनके अगेंस्ट थे, हम्म। लेकिन उससे भी ज़्यादा हुजूम के लोग थे जो उनके साथ थे। मुझे लगता है कि सच्चाई की वो जो जीत हमने देखी, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी प्रेरणा स्रोत का काम करती है। आपने दो बातें कही, सच्चाई की जीत और डगर आसान नहीं होती है। तो राजनीति की डगर कभी आसान नहीं होती है। कभी आसान नहीं होती है। और जो समय आपने याद दिलाया, किससे कहानियों में भी जाएं और अगर उस समय के विजुअल देखें तो याद आता है साल 2009 का वो चुनाव, बांका का वो स्कूल का मैदान, नाम स्कूल का, कॉलेज का हाँ मैदान। हाँ, कॉलेज का मैदान, जब दादा मंच पर आते हैं और जैसे आजकल की रैलियों में फलाने फलाने का नाम गूंजता है, वैसे ही दादा दादा की वो आवाज़ गूंजती है। जी। वो एक दौर था। 89 का भी दौर याद आता आज है। भी याद करके हम आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। तो वो 89 का भी वो दौर था। जी। तो काफ़ी ऐसी कहानियां हैं। अभी कल ही हमसे लोगों ने काफ़ी कहानियां साझा की, इसलिए हमने पूछा कि आपसे तो हर रोज मिलते होंगे लोग, तो निश्चित हर रोज निश्चित। कुछ ना कुछ नई नया कहानियां सीखने के लिए सुनाती होंगी। मिलता है। अच्छा, उस दौर के कोई लोग ऐसे मिले हैं कि कहे हों कि मैं बहुत करीबी था, मेरा कहीं काम कीजिए? मुझे लगता है कि जैसे। पापा की वो छवि थी हाँ। कि, और उनमें वो करिश्मा था हम्म। कि वो हर व्यक्ति को अपना बना लेते थे।
तो हर व्यक्ति ही हमको हमसे ऐसे मिलता है कि मैं सबसे ज़्यादा करीबी था हाँ, दादा के। हाँ, और और मैंने ये बहुत लोगों में ये चीज़ देखी और हुँ, मुझे बहुत समय भी लगा ये समझने में कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व से सब लोगों को अपना बना लिया था हुँ, और सबको लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा करीब हूँ दादा के। एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेट पर्सनैलिटी दैट ही हैड। हुँ। उनकी पूरी यात्रा से आप और क्या सीखती हैं? जैसे हम उनकी पूरी यात्रा देखते हैं तो समझ में आता है कि स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए, ईमानदारी के साथ विकास की राजनीति करनी चाहिए। अभी आप मैदान पर उतर रही हैं, जी। अलग-अलग जगह पर जा रही होंगी। 5 वर्षों में आपने अपना रिपोर्ट कार्ड भी देंगी कि हाँ, जनता के बीच में जाकर के हाँ, मैंने ये किया। तो ये तमाम जो राजनीतिक चीज़ें हैं, कहाँ से आपने सीखा? राजनीतिक गुरु एक तरीके से आपका कौन है? देखिए राजनीति के जो भी गुरु मंत्र हमने सीखे हैं अपने पिताजी से ही हुँ, सीखे हैं। एक कम उम्र में उनको खो दिए हुँ, तो इसका अफसोस ज़रूर है, लेकिन जैसा हमने कहा कि उनके जो विचार थे, उनके जो संस्कार थे, हुँ, उनको आत्मसात करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि खुद से सीखना, खुद से अनुभव करना भी एक व्यक्ति के सेल्फ डेवलपमेंट में काफ़ी हुँ, सहायता होती है। तो उन सभी चीज़ों को देखते धीरे-धीरे करते बहुत सी चीज़ें समझ में आई, कई ठोकरें भी खाई। हुँ, लेकिन एक कहते हैं ना कि दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पित थे कि हुँ। अपने क्षेत्र का विकास करना है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारना है, तो वो काम हमने किया। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि आप भाजपा ज्वाइन करने से पहले आपने कहा था कि प्रधानमंत्री के कार्यों को देखकर वहाँ से प्रेरणा आई एक कि हम इधर की तरफ आएँ और जनसेवा में भी जुटें। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हुँ, जो नेशनलिज्म की सोच है, हुँ, उस नेशनलिज्म की सोच के साथ एक मुझे लगता है एक खिलाड़ी होने के साथ-साथ वो नेशनलिज्म इंटीग्रेट हो गया था। हमने अपना तिरंगा अपने छाती पर लेकर सेना तो नहीं बल्कि हुँ, अपने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने का काम किया। हम लोग जब खेले तो भारत हुँ, के लिए खेले, हुँ, नेशनल लेवल पे बिहार के लिए खेले, तो एक वो समर्पण का जो भाव था वो शूटिंग से शुरू हुआ और राजनीति में आए तो उसी भाव के साथ आए। हुँ। एंड आई थिंक देर आर सम ग्रेट लीडर्स इन भारतीय जनता पार्टी जिनसे एवरी डे कुछ सीखने के लिए मिलता है और आज भी वो लोग प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले समय में मैं भी उनके जैसा काम करके भारत को विकसित बनाने में, बिहार को विकसित बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा पाऊंगी। राजनीति से इतर 2014 और 18 आपने खेला और भारत को पदक भी दिया। उस समय देश में मोदी सरकार थी। क्या जो दावे होते हैं कि बहुत विदेशों में बदलाव नज़र आता था, एक छवि अलग थी, तो क्या ऐसा आपने महसूस किया? बिल्कुल बिल्कुल 100% क्योंकि हुँ, पहले हम लोग जब वर्ल्ड कप में जाते थे दो तीन बार ऐसा अनुभव भी हुआ कि थोड़े से कुछ लोग रेसिस्ट हैं हुँ, जो भारतीय देख के आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं और वो फीलिंग हमेशा एक बनी रहती थी। बट जब प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व संभाला और उसके बाद जब हम लोग वर्ल्ड कप्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए हुँ, बाहर जाने लगे तो सडनली एक वो जो जो लोग भारत को कहीं अपने आप से नीचा समझते थे और दुर्व्यवहार करते थे उस व्यवहार में परिवर्तन देखने के लिए मिला एंड सडनली इंडिया वाज नोन एज यू आर फ्रॉम मोदी जीज लैंड। हुँ, और वो मोदी जी इतने फेमस हो गए थे एंड दैट रिस्पेक्ट एंड दैट एक्सेप्टेंस हुँ। वो अपने आप आने लगा। तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मैंने देखा है और खुद इस बात का अनुभव भी किया है कि उनके नेतृत्व से पहले और उनके नेतृत्व के बाद जो भारत और भारतवासियों का जो सम्मान अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। विदेशी अखबारों में जब बिहार की चर्चा हुई तब आपने कैसा महसूस किया? आई थिंक हमने हमेशा जब खेल की शुरुआत की थी हुँ, तो जब मेडल जीतना शुरू किए अनफॉर्चुनेटली बिहार से यहाँ का स्पोर्ट्स बॉडी जो था वो उतना स्ट्रांग नहीं था तो कभी भी कोई एयरपोर्ट पे रिसीव करने नहीं आता था, कोई हुँ, सम्मान समारोह नहीं होता था, कोई फ़ोन कॉल नहीं आता था बधाई देने हुँ, के लिए, तो बड़ा बुरा लगता था। एक दिन हम पापा के पास गए और हमने कहा कि
पापा ये बिहार से तो कुछ मिलता नहीं है हम्म। और हम खेलते हैं बिहार के लिए, हम दिल्ली से पढ़ रहे हैं तो क्यों हम्म। ना हम दिल्ली का डोमिसाइल बनवा के हम्म। दिल्ली से खेलते, कम से कम दिल्ली स्टेट फैसिलिटेट करती है, प्राइज मनी देती है, हम्म। स्पॉन्सरशिप देती है। तो पापा ने कहा कि शशि आज अगर बिहार गरीब है हम्म। तो बिहार का साथ नहीं छोड़ना, जब माँ बाप गरीब होते हैं तो बच्चे उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। उस दिन की वो बात और उसके बाद मेरे मन में भी वो परिवर्तन आया कि नहीं, बिहार के लिए खेलना है। हम्म। क्योंकि उनके मन में वो भाव था कि क्या पता तुम ही वो बिहार के लिए वो लकीर खींच पाओ कि खेल और खिलाड़ियों का सम्मान बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और आने वाले समय में जिस तरह से बड़े बड़े राज्य जो दिल्ली हरियाणा जिस तरह का खिलाड़ियों को सम्मान या प्रोत्साहन दे पाते हैं वो बिहार में भी मिले। और ये खुद हमने अनुभव किया जब 2008 से अगर 2018 की हम 10 साल बाद की बात करते हैं तो जब स्वर्ण पदक जीत कर आए हम्म। तो ऐसा लगा कि सिर्फ मैं अकेले नहीं लेकिन पूरा पूरा बिहार मेरे साथ जीता है। लोग थे, बुकेज थे, हम्म। फ़ोन कॉल्स थे, प्रोत्साहन राशि थी, बड़ा मंच सजा था। तो उन सब चीज़ों को देख के एक खिलाड़ी होने के नाते किसी का भी मनोबल ऊँचा होता है हम्म। कि हमारे राज्य ने, जिसके लिए हमने इतने साल कड़ी मेहनत की, पदक जीता, उस राज्य ने हमें आज एक्सेप्ट किया है और बिहार की बेटी के नाम से भी मुझे हम्म। नवाजा गया। तो वो सब सोच के बहुत अ, उस क्षण में लगा कि नहीं, जो 10 साल 11 साल पहले जो बात पापा ने कही थी वो आज कहीं ना कहीं सत्य होती दिखाई दे हम्म। रही है। अब तो आप इतना चर्चित हो चुकी हैं, उस समय के जो दोस्त होंगे या जो भी लोग करीबी होंगे, तो क्या वो लोग शिकायत करते हैं कि अब तो मेरा फोन नहीं उठाती? नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है एक्चुअली। फैमिली और फ्रेंड्स हम्म। मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है। हमारे जो दोस्त तब थे आज हम्म। भी वही दोस्त हैं और हमेशा उन लोगों ने हमारी, चाहे वो राजनीति की बात हो या निशानेबाजी की बात हो, हम्म। क्योंकि खिलाड़ी का भी जो अ, दिनचर्या होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, डिसिप्लिन्ड होता है। तो कॉलेज में रहते थे तो जब फ्रेंड्स बोलते थे कि अच्छा कहीं पार्टी करने हम्म। चलते हैं या कहीं लेट नाइट या कहीं बाहर खाने चलते हैं, तो हमेशा हम बोलते थे कि नहीं, आई कांट ईट आउट, क्योंकि हमारे कोच ने हमको मना किया है, हम्म। हमको सुबह 5 बजे उठ के ट्रेनिंग पर जाना है। तो उन लोगों ने भी अपने शेड्यूल को फिर चेंज कर दिया। फिर वो लोग भी बोलते थे कि नहीं, अगर हम बर्थडे पार्टी कर रहे हैं हम्म। तो हम रात को 8 बजे नहीं करके हम हम्म। थोड़ा शाम को 5-6 बजे कर लेते ताकि श्रेयसी भी आ पाए। हम्म। तो इस तरह का सपोर्ट मुझे फैमिली और फ्रेंड्स दोनों से मिला हम्म। और आज भी उनसे दोस्ती है। तेजस्वी जी को आज भी याद है, हम्म। उन्होंने इनफैक्ट याद दिलाया था कि कोई क्लास असेंबली थी, हम्म। स्कूल असेंबली थी और उसमें एक हमारा परफॉर्मेंस था। हम्म। तो आई थिंक वो क्लास असेंबली उन्होंने भी अटेंड की थी। अच्छा, अब थोड़ा आते हैं राजनीति में। जमुई के लिए अभी तक आपने क्या किया? जरा जनता को रिपोर्ट कार्ड दीजिए अपना। अ, मुझे लगता है कि आपकी बैटरी दोबारा समाप्त हो जाएगी, बट जो मैं वो बड़े ऑन हो काम गया। हैं, जो बड़े कार्य हैं, उनको हम बताने का प्रयास करते हैं। हम्म। यहाँ पर एक बहुत ही मुख्य डिमांड थी, जो हम्म। सिकरिया पुल की डिमांड थी हम्म। और उस सिकरिया पुल पर हमें हमेशा राजनीति होती थी। वो राजनीतिक मुद्दा ज़रूर बनता था लेकिन पुल नहीं बन पाता था। हम्म। और हम जब आए तो एकदम संकल्पित होकर कि नहीं, सिकरिया पुल बनाकर रहेंगे। हम्म। और जब बिहार सरकार के पास उस वक्त फंड्स नहीं थे, पुल पुलियों का निर्माण नहीं हो रहा था, तो केंद्र सरकार तक उसकी लड़ाई लेकर हम्म। गए। वहाँ से फंड्स लाकर आज के दिन में सिकरिया पुल बन के खड़ा है। सिकरिया पुल के साथ साथ 2 अदद पुल भी बने, हम्म। जो कि एक वैकल्पिक रास्ता भी बन गया। यदि शहर में जाम लगे तो एक वैकल्पिक रास्ता बन के तैयार हो गया। हमारे हमसे पहले जो विधानसभा के टर्म था, हम्म। उन टर्म्स को अगर आप देखें तो कोई एक पुल या 2 पुल बनाने का काम कर किया होगा या 3 पुल बहुत ज़्यादा। हमने अपने कार्यकाल में 7 पुल बनाने का काम किया है हम्म। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा, जब तक गुड्स एंड सर्विसेज सुगमता के साथ आवागमन उनका नहीं हो पाएगा, तब तक कोई भी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। तो रोड कनेक्टिविटी और हम्म। ब्रिजेस के माध्यम से रोड कनेक्टिविटी करना एक बहुत बड़ी जीत रही है हमारे लिए। सिर्फ ये 7 पुल नहीं, लेकिन इसके अलावा 168 करोड़ की ग्रामीण सड़कें भी बन रही हैं। हम्म। शहर में जो जाम लगता था उसके लिए एक बाईपास का डिमांड था, खैरमा मनी अड्डा हम्म। बाईपास, जो पूरा पूरा शहर को बाईपास करेगा। उस रोड का भी शिलान्यास हो गया है, काम शुरू हो गया है।
साथ ही साथ एक रिंग रोड हम लोगों ने बनाया है। रिंग रोड उसको संक्षेप में हम लोग कहते हैं क्योंकि वो 10 किलोमीटर की सड़क है और वो पूरे नगर को घेरती है। उसकी चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का फंड भी केंद्र सरकार के माध्यम से आया है। वो काम भी आज शुरू हो गया है और ये तमाम बातें सड़क निर्माण की और पुल के निर्माण की हमने की। दूसरी ओर अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो जहाँ पर स्कूल्स के नए भवन बने हैं वहीं पर 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जमुई आए थे और उन्होंने कहा था कि जमुई में भी एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए। 2005 से लेकर 2020 तक का समय बीत गया लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बनाने का काम नहीं किया। हम आए तो 5 साल में महिला थे, बेटी थे और महिला शिक्षा उम्मीद और भी थी। सशक्तिकरण के लिए एक डिग्री कॉलेज बनाने का एक संकल्प था। तो आज के दिन में वो डिग्री कॉलेज बना हुआ है, एडमिशन्स भी कंप्लीट है। उसका अब विस्तार का प्रोजेक्ट भी हम लोग ग्राउंड पे ले आए हैं। इसके साथ अगर हम स्वास्थ्य और शिक्षा को जोड़ें तो हमने 22 APHCs जो छोटे अस्पताल होते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जाने जाते हैं, कुल APHC और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने 22 बनवाए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए जो ऑक्सीजन प्लांट है वो जमुई सदर अस्पताल में लगवाया। अल्ट्रासाउंड CT स्कैन की व्यवस्था शुरू करवाई। आज डायलिसिस भी वहाँ पर हो रहा है। इसके साथ साथ कोविड के समय में भी हम लोगों ने कोविड का अस्पताल बनवाया। और फिर सबसे बड़ी जीत अगर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मिलाकर देखें तो जो हमारा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट जमुई में चल रहा है, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी जीत है हमारी, क्योंकि वहाँ पर सुचारू रूप से स्वास्थ्य लाभ भी लोग ले पाएंगे और बिहार के जमुई के अगल बगल के जिला के बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं वो वहाँ पे पढ़ भी पाएंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लंबे समय से रामलला का मंदिर और अयोध्या में स्थित रामलला का मंदिर के निर्माण की बात होती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस कार्य को संपन्न किया गया। हम एक जमुई की बेटी हैं, जमुई के विधायक हैं। हमारे पास प्राचीन पत्नीश्वर धाम का मंदिर स्थित है और वहाँ पर भी कोई आज तक उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको उसका जीर्णोद्धार या सौंदर्यीकरण के लिए किसी ने कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया था। हम लोगों ने 8.5 करोड़ का प्रोजेक्ट पत्नीश्वर धाम के सौंदर्यीकरण के लिए भी हम लोग लेकर आए। आज वहाँ पर भी काम चल रहा है, वहाँ पे आश्रम बन रहा है, चेंजिंग रूम्स बन रहे हैं, लाइट लग रहा है, पेयजल की व्यवस्था हो रही है। साथ ही साथ जमुई का जो शहर है वो जल जमाव से ग्रसित रहता था, तो उसके लिए हम लोगों ने 77 करोड़ का STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट लेकर आए। उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदा पानी स्वच्छ पानी बनकर फिर नदी में वापस बहाने का वो पूरा प्रोजेक्ट है। लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड और नाला का निर्माण कार्य है, वो उसके लिए अलग से राशि लाके आज सब नाले इंटरकनेक्ट हो रहे हैं ताकि वो STP में जाके जुड़े और स्वच्छ पानी नदी में वापस जाए। इसी के साथ साथ खिलाड़ी हैं हाँ, तो खेल के क्षेत्रों में भी काफी उम्मीद थी लोगों को। निश्चित रूप से तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक प्रोजेक्ट था। हम चाहते थे कि एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमुई में बने जो खेल प्राधिकरण के साथ जुड़ के एक सही प्रशिक्षण लेने की जगह बने, जहाँ पर कि राज्य स्तरीय राष्ट्र स्तरीय खिलाड़ी प्रशिक्षण ले सके। तो आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हम लोगों का बन रहा है, उसको खेल प्राधिकरण के साथ टैग किया जाएगा और जमुई के और आसपास के जिला के बच्चों का भी वहाँ पर उनको प्रशिक्षण दी जाएगी और जो फिट इंडिया की जो मुहिम है उसके साथ हम लोग जुड़ पाएंगे। जो एक 2026 में हम लोगों का ओलंपिक होस्ट करने का जो सपना है, और जब जब कोई कंट्री ओलंपिक होस्ट करती है तो उस कंट्री का सपना रहता है कि अधिकांश पदक भी हम लोग जीते, तो उसमें भी एक बढ़ोतरी मिलेगी। कौन से ऐसे काम रह गए जो अब आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा समय और होता तो ये भी मैंने कर दिया होता? बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अधूरे रह गए, जो निश्चित रूप से अपने आने वाले 5 साल के कार्यकाल में उनको मैं कंप्लीट करने का काम करूँगी। एक शॉटगन शूटिंग रेंज हम लोग चाहते थे वहाँ पे बने, जो एक नेशनल लेवल का स्टेडियम बने, जहाँ पर के बड़े बड़े कॉम्पिटिशन से आज राजगीर में होता है, उस तरह का शूटिंग सेंट्रिक एक स्टेडियम बने। साथ ही साथ एक रिवर फ्रंट बनाने का पूरे नगर में हमारी इच्छा थी, तो उस रिवर फ्रंट को भी हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। लॉ कॉलेज खोलना चाहते थे बट लॉ कॉलेज
आई एम श्योर नेक्स्ट 5 इयर्स में हम लोग खोलने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे अभी भी रोड कनेक्टिविटी में जमुई का ये क्षेत्र है जो थोड़ा पीछे रह गया है, तो कुछ और जगह रोड्स का निर्माण कार्य करना है। हॉस्पिटल जहाँ पर छूट गए हैं वहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स खोलने का प्रयास करना है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पिता ने अपने समय में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ पे संचालित करते थे। कोविड का दौर आया तो वो हॉस्पिटल शट डाउन हो गया था। जब हम विधायक बने, कुछ अच्छे लोगों के साथ संपर्क में आए, सीएसआर के माध्यम से, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड होता है, उसके माध्यम से आज हम लोग एक आई केयर फैसिलिटी चलाते हैं जो मुझे लगता है लगभग 3.5 साल से निशुल्क कैटरैक्ट और टेरेजियम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का काम करी और पूरी तरीके से निशुल्क है, पूरी तरीके से चैरिटेबल है और 10,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस कर चुकी है और सक्सेसफुल सारे ऑपरेशंस रहे हैं। तो एक सामाजिक कार्यों में एक बहुत बड़ी जीत इसके माध्यम से भी हुई है। विधानसभा में एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप प्रत्यारोप, फिर बाहर आकर चाय पीना साथ में या एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी, ये सब कैसा माहौल रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि पहली बार आप गई थी। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। हाँ। और देखिए, राजनीतिक विचारधारा का हम्म। वाद विवाद होना, विमर्श होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र की भूमि हैं और लोकतंत्र में सबसे अहम चीज़ होती है डिबेट करना, और उस डिबेट में अगर आपकी कोई नीति है जिसके ऊपर सवाल खड़ा किया जाए, तो जो भी सरकार सत्ता में है उसका डट के सामना और उन प्रश्नों का जवाब देना होता है। नहीं तो उन नीतियों को बदलने का प्रयास भी करना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन किसी की भी, मुझे लगता है कि जब हम उस विधानसभा के हाउस से जब हम बाहर निकलते हैं तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी की नहीं रहती कि एकदम कोई आक्रामक होके मार बैठे, ना कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग उस विचार से हैं कि हम लोग किसी को धक्का मुक्की कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं। तो एक हंसमुख माहौल भी रहता है, और वो हंसमुख माहौल कई बार डिबेट में भी दिखने के लिए मिलता है जब शेरो शायरी होती है और कुछ मजाकिया बात, कुछ मजाक के तरीके से कोई कोई अपनी बात, अहम बातें रखी जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। गाना सुनती हैं? हाँ, भोजपुरी की हिंदी? भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। सब। भोजपुरी में कौन, किसका गाना ज्यादा पसंद है? आई थिंक भोजपुरी में सबसे ज़्यादा गीत जो हमने सुने वो शारदा सिन्हा जी के सुने, और ख़ासतौर से उनके छठ महापर्व के जो गीत हैं उनको बहुत सुना है, तो उनकी आवाज़ वो मतलब अनबीटेबल है। आज के दौर का कोई सिंगर? नहीं, नहीं। नहीं। फिल्में देखती हैं? समय मिल जाता है? नहीं, आधा आधा लास्ट घंटा फिल्म लास्ट जो फिल्म आपने कौन सी ट्रैवल देखी? टाइम रहता है। लास्ट फिल्म हमने कौन सी देखी थी? अच्छा। बिकॉज लाइक आई सेड कि समय, एक पिक्चर को देखने के लिए 2 ढाई घंटे 3 घंटे बैठना पड़ता है, हाँ। तो उतना लंबा समय एक बार में निकालना मुश्किल होता है, बट हाँ, आधे आधे गैप्स में करके देख लेते हैं। कोई फिल्म जो बहुत करीब हो? ऐसा चकते कुछ नहीं? इंडिया एज अ अच्छा, स्पोक्सपर्सन। कुछ नाम लेते हैं, जरा एक एक शब्द में बताइए। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकासशील पुरुष। नीतीश कुमार, डेवलपमेंट विद विजन। लालू प्रसाद यादव, गुड ओरेटर। तेजस्वी यादव, तेजस्वी जी यंग पॉलिटिशियन, चिराग पासवान, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन। और एक नाम ऐसा है जिसकी यूपी और बिहार हर जगह चर्चा हो रही है, सीएम योगी। सीएम योगी। CM Yogi is I think the head of leadership. वाह, क्या बात है। अच्छा, एक सवाल जो हमको लगता है कि हर इंटरव्यू में कॉमन हो गया होगा, और शायद इससे आप गई होंगी, बड़ा पूछते हैं कि शादी कब करेंगी। अच्छा, आप प्रचार के लिए भी जाती होंगी तो माताएं बहनें तो पकड़ लेती होंगी कि हाँ बेटी कब शादी करता हूँ कब। हाँ, मतलब हाँ। निश्चित रूप से पूछती भी हैं, आशीर्वाद भी देती हैं, एंड आई थिंक व्हेन द राइट मैन कम्स अलोंग हो जाएगी। अच्छा, भोजपुरी आप बोलती हैं? थोड़ी थोड़ी भोजपुरी नहीं, इधर हम लोग अंगिका और मैथिली का मिक्स ज्यादा बोलते हैं। चलता है इधर, तो कुछ अपने भाषा में दर्शकों को संदेश दीजिए। ऐसे नहीं बोल पाएंगे, हाँ। जैसे आम जनों से मिलते हैं तो बोल पाते हैं।
चलिए, तो जमुई के बारे में भी आपने सुना और राजनीतिक यात्रा जो 5 वर्षों की रही है उसमें जो उतार चढ़ाव आए उसके बारे में भी आपने सुना और आपने ये भी सुना कि निशानेबाजी के क्षेत्र में कैसे इन्होंने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। खैर, अब देखना होगा कि आगे की राजनीतिक पड़ाव में क्या कुछ कमाल करती हैं श्रेयसी सिंह। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।